नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के। और रिसेंटली अपनी कुछ वीडियोस के अंदर हम लोगों ने आपके चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट किया था, जिसका टाइटल था मेजर कॉर्पोरेट फेलियर्स इन द डेवलप वर्ल्ड। आज की क्लास के अंदर हम आपके 9वें चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टाइटल रहेगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स एंड द स्टैंडर्ड्स अक्रॉस द वर्ल्ड। काफी डिटेल में जाकर के, काफी गहराई में जाकर के हम समझेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स का मीनिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, और एग्जैक्टली कितने टाइप के हमारे पास कोड्स एंड स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करते हैं, और एग्जैक्टली उनकी क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस रहने वाली है, क्या कुछ इंपॉर्टेंस रहने वाली है। इन शॉर्ट में इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी सवालात आपके मन में है, उन तमाम सवालात का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूं इत्मीनान से एक एक चीजों को आप सभी मेरे साथ बनाते चलेंगे। बहरहाल देखिए, अगर आप लोग मीनिंग की बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप लोग अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना चाहते हैं, अगर आप लोग फेयरनेस को इंश्योर करना चाहते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डेवलप किए जाते हैं, एक तरीके से बनाए जाते हैं। कौन बनाता है? किसी भी देश का गवर्नमेंट हो गया, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, ये तमाम लोग मिलकर के कुछ गाइडलाइन डिसाइड करती हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करती हैं, जो इंश्योर करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फेयरनेस को, उसकी इंटीग्रिटी को, उसकी अकाउंटेबिलिटी को, उसकी ट्रांसपेरेंसी को। और इन्हीं को आप लोग क्या कहते हो? इन्हीं को आप लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स एंड स्टैंडर्ड के नाम से जानते हो। समझ में आया? तो बहुत बेसिक लेवल पे आप लोग क्या कह सकते हैं सर? आप लोग कह सकते हैं जब भी आप लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर यहां पर कोड्स एंड स्टैंडर्ड को डिफाइन करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? दीज आर द गाइडलाइंस एंड द रेगुलेशन। ध्यान से पढ़िए, ये क्या होते हैं? गाइडलाइंस होती है और जो आपके रेगुलेशन होते हैं, जिनको डेवलप किया जाता है बाय एन गवर्नमेंट, बाय एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड द रेगुलेटरी बॉडीज। ध्यान से समझिएगा, कौन कौन मिलकर के डेवलप करता है? सर, आपका गवर्नमेंट हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई है, और जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, सब किसको डेवलप करती हैं? कुछ सर्टेन गाइडलाइंस है और कुछ रेगुलेशन है, जिनको डेवलप किया जाता है ताकि ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जा सके, ताकि अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके, ताकि फेयरनेस को इंश्योर किया जा सके, एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन को इंश्योर किया जा सके। समझ में आया? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। सर, जब भी आप लोग कॉर्पोरेट सीजी के कोड्स एंड स्टैंडर्ड की बात करेंगे, तो दीज आर जस्ट ए गाइडलाइंस। इनको आप लोग क्या बोल सकते हो? गाइडलाइंस बोल सकते हो, रूल्स एंड रेगुलेशन बोल सकते हो, जो कोई भी एक बॉडी मिलकर के डिसाइड नहीं करता है। यहाँ पर कलेक्टिवली गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, और जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज है उन सब का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे रहने वाला है। और मेजर पिलर्स क्या है? आपका फेयरनेस हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, और अकाउंटेबिलिटी हो गया, और आगे आप लोग क्या कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। ये कुछ पिलर हैं जिनको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे गाइडलाइंस और जितनी भी रेगुलेशन है उनको डेवलप किया जाता है। समझ में आया? तो बहुत बेसिक मीनिंग है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस चैप्टर के अंदर हमें केवल और केवल 3 टॉपिक पर कंसंट्रेशन करना है, केवल और केवल 3 टॉपिक को स्टडी करना है अकॉर्डिंग टू द, अगर आप लोग सिलेबस की बात करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी रिस्पेक्टिव आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हैं, एसवाइएल के स्टूडेंट है, या एनसीवेब के स्टूडेंट है, प्रोग्राम के स्टूडेंट है, या ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, आप तमाम तरीके के स्टूडेंट्स के लिए से केवल एक ही सिलेबस डिसाइड किया गया है, जहां पर आप लोगों को केवल और केवल इन 3 टॉपिक पर कंसंट्रेशन करना है। टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3। और काफी हद तक इन तीनों टॉपिक का ताल्लुकात हमारे पिछले चैप्टर से है, जहां पर आप लोगों ने मेजर कॉर्पोरेट फेलियर्स को डेवलप वर्ल्ड के अंदर पढ़ा था, और उन फेलियर्स के बाद ही ये तमाम तरीके के कोड्स एंड स्टैंडर्ड को डेवलप किया गया था, ताकि जो भी वहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज रहे उनको एक तरीके से रिजोल्व किया जा सके, और जितने भी क्राइसिस हुए हैं, जितने भी स्कैंडल हुए हैं, वो भविष्य में रिपीट ना हो। इन चीजों से बचने के लिए हमारे पास ये 3 आप लोग कह सकते हैं, दीज आर 3 कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको कैडबरी रिपोर्ट पढ़ना है। इसको कैडबरी कोड के नाम से भी जाना जाता है, और स्पेसिफिकली इसका ताल्लुकात किससे रहने वाला है? यूनाइटेड किंगडम से रहने वाला है। समझ में आया?
तो सबसे पहला टॉपिक आज की क्लास के अंदर में हम क्या कवर करेंगे, हम लोग पढ़ने वाले हैं कैडबरी रिपोर्ट को। सेकंड नंबर पे आप लोग पढ़ोगे सार्बेन-सॉक्सले एक्ट, इसको SOX 2002 के नाम से जाना जाता है। इसका ताल्लुकात माय डियर फ्रेंड्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से रहने वाला है, इसको आपको अपने ख्याल में रखना है। और तीसरे नंबर पे माय डियर फ्रेंड्स आप लोग OECD प्रिंसिपल ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम से जानते हो, ये एक आपका ग्लोबल स्टैंडर्ड रहने वाला है, इसको भी आप लोगों को काफी डिटेल में जाकर के, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करना है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर G20 का अपना एक रोल रहता है। आप सभी ने सुना होगा G20 के बारे में, इसके ऊपर हम लोग बहुत डिटेल में जाकर के चर्चा करेंगे जब हम इस टॉपिक के ऊपर आएंगे ना। तो बस इतना याद रखिएगा, OECD प्रिंसिपल को G20 के साथ इन्वॉल्वमेंट रहता है, इसका एक अल्टरनेटिव नाम G20 के साथ भी जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई इसको याद रखिएगा। तो ये आपका ग्लोबल स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड की बात करते हैं, दिस इज मेजरली बाय द यूनाइटेड स्टेट, दिस इज मेजरली बाय द यूनाइटेड किंगडम। तो आपको कितने टॉपिक पढ़ने ही चैप्टर के अंदर सर 3 टॉपिक पढ़ने हैं। कैडबरी रिपोर्ट आपको पढ़ना है, SOX जिसको आप लोग क्या बोलते हो सार्बेन-सॉक्सले एक्ट 2002 पढ़ना है। उसके बाद आपको OECD प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को काफी डिटेल में जाकर के, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करना है। अगर आप इन 3 टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स ये वाला जो आपका चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया? तो अभी तक हमने ये समझा कि एग्जैक्टली इसका पर्टिकुलर मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन को डिकोड किया और कितने टॉपिक हमें अंडरस्टैंड करने हैं। अब हम अपने पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, दैट इज द कैडबरी रिपोर्ट, या इसको क्या जानते हो, किस नाम से जानते हो, कैडबरी कोड के नाम से जानते हो। इसका ताल्लुकात किससे रहने वाला है, यूनाइटेड किंगडम से रहने वाला है। ध्यान रखिएगा, हमने पीछे अगर आप लोग इतिहास की बात करते हैं, पिछले चैप्टर की बात करते हैं, तो हमने काफी फ्रॉड्स को लेकर के चर्चा की थी। अगर आप सभी को याद हो तो मैंने आपका एक मैक्सवेल कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन के ऊपर आप सभी के साथ चर्चा की थी। तो आप सभी को याद होगा मैक्सवेल कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन का एक स्कैंडल आप सभी ने पढ़ा था, और सबसे पहले आप सभी ने BCCI स्कैंडल को पढ़ा था। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये कुछ ऐसे स्कैंडल थे जहां पर आप लोग अगर मेजरली फोकस करेंगे तो यहां पे एक तो आपका बोर्ड का जो ओवरसाइटनेस था ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो बहुत वीक माना गया था। प्लस में यहां पर फाइनेंशियल एस्पेक्ट बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता था, दैट्स व्हाई इनको हम लोगों ने स्कैंडल का नाम दिया था। यानी कि ये जो आपके स्कैंडल हुए, जैसे मैक्सवेल स्कैंडल हो गया, BCCI का स्कैंडल हो गया, इन तमाम स्कैंडल के डिकोड होने के बाद, दुनिया के सामने आने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसका टाइटल क्या रखा गया, कैडबरी रिपोर्ट रखा गया। क्लियर है? ये इसको आप लोग कैडबरी कोड के नाम से भी जानते हो। और याद रखिएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर ये पहला आपका फर्स्ट आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड रहने वाला है। क्लियर? यानी कि अगर आप लोग वर्ल्ड की बात करते हैं, दुनिया की बात करते हैं, और दुनिया में अगर आप लोग पहले फॉर्मल कोड्स ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, तो वहां पर किसका नाम आएगा, आपकी कैडबरी रिपोर्ट का नाम आएगा। समझ में आया? अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा कैडबरी रिपोर्ट, और स्पेसिफिकली कब आई थी, 1992 के अंदर। ध्यान रखिएगा, इज द वन ऑफ द फर्स्ट फॉर्मल कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड इन द वर्ल्ड। मैंने बताया ना ये क्या है, आपका पहला फॉर्मल कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, दुनिया की बात कर रहे हैं। और याद रखिएगा इट वाज पब्लिश्ड बाय कमिटी ऑन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मैंने बताया ना यहां पे किसको इंक्लूड करके, सारी बातों को ध्यान में रख के एक तरीके से जो पूरा कोड है वो तैयार किया गया, फाइनेंशियल एस्पेक्ट को ध्यान में रख के यहां पे इस पूरे कोड को तैयार किया गया था। और स्पेसिफिकली मैंने बताया ये कहां पे तैयार हुआ, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। उस टाइम पे जो चेयरपर्सन थे, जब आप 1992 की बात करते हैं, उनका नाम था एड्रियन कैडबरी, और उन्हीं के नाम पे इस रिपोर्ट का, इस कोड का नाम पड़ा कैडबरी कोड या कैडबरी रिपोर्ट। समझ में आया? तो याद रखिएगा जब भी आप लोग इतिहास की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री के अंदर काफी ऐसे मेजर कॉर्पोरेट फेलियर्स हुए हैं जिनके बाद काफी हद तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर नीति, नियम, सिद्धांत, गाइडलाइंस और जो भी आपके एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको इनहांस किया गया, उनको बेटर बनाया गया। काफी रिपोर्ट सामने है, उनके अंदर एक रिपोर्ट का नाम क्या है, कैडबरी रिपोर्ट है, जिसको यूनाइटेड स्टेट के अंदर 1992 के अंदर भाई चेयरपर्सन जिनका नाम क्या था, श्री एड्रियन कैडबरी था, उनके द्वारा डेवलप किया गया था। और यहां पर मेजरली हमारा फोकस किसके ऊपर रहेगा, कमेटी ऑन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट की, फिनेंस में कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है ना, पैसे के मामले में कोई गड़बड़ ना रहे किसी भी कंपनी के अंदर, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, इस मुद्दे पर इस पर्टिकुलर कोड के अंदर सारी बातें लिखी गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप लोग बैकग्राउंड की बात करते हैं तो सर कैडबरी रिपोर्ट के अंदर मैंने बताया यूनाइटेड किंगडम के अंदर काफी बड़े बड़े स्कैम हुए हैं। जैसे आप एक पॉलीपैक की भी बात करते हैं, आप इसके बारे में थोड़ा गूगल करेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आप
बीसीसीआई की बात कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर, मैक्सवेल कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन। जो आपका बीसीसीआई और मैक्सवेल कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन तो हम लोगों ने पढ़ा है, ये वाला हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। ये काफी बड़े बड़े स्कैम थे, मेजर स्कैम थे, जहां पर आपका फाइनेंशियल स्कैंडल काफी सामने आया था, यानी कि यहाँ पे फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज्यादा हुए थे। अब इनसे बचने के लिए 1992 के अंदर कैडबरी रिपोर्ट या कैडबरी कोड डेवलप किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग इन स्कैम की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी देखने को मिला था, वीक बोर्ड कंट्रोल देखने को मिला था, और यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर पुअर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देखने को मिला था, माने अकाउंटिंग के अंदर भी गड़बड़ी देखने को मिली थी। और स्पेसिफिकली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो बड़े बड़े गड़बड़ हमारे यहाँ पे सामने आए थे। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा पॉइंट क्या था, वीक बोर्ड कंट्रोल था। वीक बोर्ड कंट्रोल क्यों था, क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी जो पावर है वो कंसंट्रेटेड थी किसके हाथ में, ओनर के हाथ में और सीईओ के हाथ में, क्योंकि उस टाइम तक सीईओ और ओनर डिफरेंशिएट नहीं होते थे और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता था बिफोर, अगर आप लोग कैडबरी रिपोर्ट की बात करते हैं। लेकिन बाद में इन तमाम एस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए एक कैडबरी रिपोर्ट तैयार किया गया, जहां पे इन तमाम चीजों को कंक्लूड करके स्पेसिफिकली डाला गया कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को इनहांस करना, फेयरनेस को, इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है, अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करना है, और इसके लिए हमें जो वीक बोर्ड कंट्रोल है इसको स्ट्रॉन्ग बोर्ड कंट्रोल करना पड़ेगा। और यहाँ पे मल्टीपल रिकमेंडेशन दी गई थी, जिन मल्टीपल रिकमेंडेशन को अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, सर किसके ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, सर हम लोग कैडबरी रिपोर्ट के ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया जितनी भी कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। सेकंड, अगर आप लोग कहेंगे जो आपका स्ट्रेंथन करने के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, क्योंकि ये तीनों स्कैम जो हमने पढ़े, बीसीसीआई का स्कैंडल हमने पढ़ा, मेजरली अगर आप लोग मैक्सवेल कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन के स्कैंडल की बात करते हैं, यहां पे फाइनेंशियल एस्पेक्ट के साथ, यानी कि आपका रॉन्ग जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को एक तरीके से प्रैक्टिस किया गया था, दैट्स व्हाई यहां पे स्ट्रेंथन किया गया कि इसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम को याद रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा। यहां पे किसको स्ट्रेंथन किया गया था, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन किया गया था। और याद रखिएगा यहां पे बोर्ड इफेक्टिवनेस को एक तरीके से इनहांस किया गया था, और यहां पे जितने भी शेयर होल्डर के इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, कैडबरी रिपोर्ट का है। इतने सारे ऑब्जेक्टिव है जिनको जस्टिफाई करने के लिए कैडबरी रिपोर्ट या कैडबरी कोड को एक तरीके से डेवलप किया गया था। समझ में आया? तो यहाँ पे अगर आप लोग कैडबरी कोड की बात करते हैं, कैडबरी रिपोर्ट की बात करते हैं, तो आप लोग इजीली क्या कह सकते हैं, सर कैडबरी रिपोर्ट का मेन एम क्या है कि हम कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी को इंप्रूव कर सके, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम को इनहांस कर सके, स्ट्रेंथन कर सके, बोर्ड की इफेक्टिवनेस को इनहांस कर सके और प्रोटेक्ट कर सके शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को। ठीक है, तो ये सब किसके एम है, ये सब किसके ऑब्जेक्टिव है, कैडबरी रिपोर्ट के ऑब्जेक्टिव है। अब ध्यान रखिएगा, कैडबरी रिपोर्ट के अंदर कुछ मेजर रिकमेंडेशन दिए गए थे। सबसे पहला जो रिकमेंडेशन था वो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स के लिए था। सबसे पहले तो ये कहा गया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर सबसे पहले एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का होना जरूरी है। ये बात यहां पे स्पेशली रिकमेंड की गई थी। इस रिपोर्ट के अंदर क्या रिकमेंड किया गया था कि बोर्ड के अंदर क्या होना चाहिए, सर बोर्ड के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का होना जरूरी है और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का होना जरूरी है। एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का होना जरूरी है। और याद रखिएगा जो भी आपका नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसको इंडिपेंडेंस होना चाहिए, यानी कि आप लोग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अंदर भी किसकी बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला रिकमेंडेशन कैडबरी रिपोर्ट के अंदर किसको लेकर के किया गया था, सर बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को लेकर के कहा गया था। जब भी आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बोर्ड बनाया जाएगा तो उसके अंदर दोनों तरीके के डायरेक्टर होने चाहिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होना चाहिए और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होना चाहिए। अलॉन्ग विद जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो कैसा हो, इंडिपेंडेंट हो। ये तमाम तरीके के सजेशन और रिकमेंडेशन किसके द्वारा दिए गए थे, माय डियर फ्रेंड्स, कैडबरी रिपोर्ट के द्वारा दिए गए थे। देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि यहां पे जो बोर्ड का ओवरसाइट होता है ना वो स्ट्रॉन्ग किया जा सके, क्योंकि वीक होगा तो कहीं ना कहीं स्कैम होगा। तो इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना। तो एक तो ये तो बात होगी बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर की। दूसरा मामला क्या था सर, हमारा एक तो सीईओ का मामला था, अलॉन्ग विद एक आपका ओनर का था। अब हुआ क्या था कि पहले दोनों चीजें अलग नहीं होती थी, एक ही बंदा सीईओ और एक ही ओनर होता था, जिसकी वजह से जो पावर है ना
केवल एक ही बंदे के हाथ में कंसंट्रेटेड रहती थी, जिसके बाद वो मेजर डिसीजन कंपनी के अंदर ले सकता था और इजीली स्कैम कर सकता था और जिसके अगेंस्ट कोई भी वॉइस रेज नहीं कर सकता था। अब इसको लेकर के भी यहाँ पे गाइडलाइन दी गई, यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ द रोल बताया गया है। माने यहाँ पे साफ साफ लिखा जो सीईओ है और जो ओनर है उनका रोल डिफरेंशिएट कर दीजिए, दोनों अलग अलग कर दीजिए। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया सर जो आपका चेयरमैन है और जो आपका सीईओ की पोजीशन है शुड बी सेपरेटेड। यहाँ पे क्या होनी चाहिए, इनकी पोजीशन सेपरेट होनी चाहिए ताकि क्या ना हो सर, कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना हो और जो एक बड़ा फ्रॉड एक ओनर है या सीईओ है जो किसी भी कंपनी की आड़ में करता है उससे बचा जा सके। समझ में आया? तो यहाँ पे दो मेजर रिकमेंडेशन, सबसे पहले बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को लेके एक एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कैसा होना चाहिए, याद रखिएगा यहाँ पे इंडिपेंडेंट की बात हुई है। तीसरी यहाँ पे बात क्या की गई है, जो आपका ओनर है और जो सीईओ की पोजीशन है उनके बीच में सेपरेशन होना चाहिए सच दैट कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द पावर एट द हैंड ऑफ द ओनर, व्हाटएवर यू कैन से। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। सेपरेशन ऑफ द रोल की बात हुई है और बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स की बात हुई है। क्लियर है? अब एक और रिकमेंडेशन यहाँ पे दिया गया था कैडबरी रिपोर्ट के लिए, दैट इज द ऑडिट कमेटी। किसकी बात हो रही है? ऑडिट कमेटी की। तो यहाँ पे कहा गया है किसी भी कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी का होना जरूरी है, लेकिन वो ऑडिट कमेटी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। समझ में आया? यानी कि यहाँ पे किसको एस्टेब्लिश करना है, एक इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी को एस्टेब्लिश करना। याद रखिएगा, ऑडिट कमेटी होगा और वो कैसा होगा, इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी होगा। और याद रखिएगा यहां पर मेनली कंसिस्टिंग मेनली ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, और यहां पे क्या कंसिस्ट होगा, मेनली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो पहला सजेशन बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को लेके, दूसरा सजेशन सीईओ एंड द ओनर की पोजीशन लोगों को लेकर के, और तीसरा सजेशन यहाँ पे ऑडिट कमेटी को लेकर के यहाँ पे कैडबरी रिपोर्ट की तरफ से रिकमेंड किया गया। इसके अलावा एक आपका चौथा जो आपका रिकमेंडेशन है वो क्या है, बाय द फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्टर को ये एंश्योर करना होगा कि उनका जो एक्यूरेट अकाउंटेंसी होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग होना चाहिए। यानी कि जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है, बैलेंस शीट आ जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाता है और नोट्स ऑफ अकाउंट आ जाते हैं। कलेक्टिवली माय डियर फ्रेंड्स आप लोग इनको क्या कहते हो, इनको आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है ना, उसका एक्यूरेशन का और उसकी जो ट्रांसपेरेंसी का जिम्मेदारी किसका रहेगा, ये डायरेक्टर का रहेगा। ये किसकी तरफ से रिकमेंडेशन थे, ये कैडबरी रिपोर्ट की तरफ से रिकमेंडेशन थे। और लास्ट एंड फाइनल जो रिकमेंडेशन था ना, वो इंटरनल कंट्रोल की तरफ से था, क्योंकि ये भी आपका एक वीक पॉइंट था। कंपनी शुड मेंटेन इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया कंपनी को क्या मेंटेन करना होगा, इफेक्टिव जो आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसको माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे मेंटेन करना होगा। समझ में आया? तो ये कुछ बातें हैं जो किसकी तरफ से रिकमेंड की गई, ये आपके कैडबरी रिपोर्ट या कैडबरी कोड की तरफ से रिकमेंड की गई, जो काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी हो जाती है, न केवल आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से बल्कि आपको भी समझ में आना चाहिए। इतने मेजर कॉर्पोरेट फेलियर्स हुए हैं इतिहास के अंदर, उनसे कैसे बचा जाए, किस तरीके से इतिहास खुद को न दोहराए, इस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ा, अलग अलग रिपोर्ट्स के ऊपर, अलग अलग स्टैंडर्ड्स के ऊपर, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर काम करना पड़ा, जिनके अंदर एक नाम किसका था, कैडबरी रिपोर्ट का था, जो इतिहास का, पूरे संसार का, वर्ल्ड का अगर आप लोग बात करते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पहला फॉर्मल रिपोर्ट था, जहां पे आप लोग कह सकते हैं फॉर्मल कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड ऑफ कंडक्ट था। ठीक है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। अच्छा, एक पॉइंट और आप लोग जरूर याद रखिएगा, अगर आप इस पर्टिकुलर आप रिपोर्ट की इसकी इंपोर्टेंस की बात करते हैं तो इंपोर्टेंस के अंदर क्या लिखेंगे सर, यहां पे बिकेम द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड वर्ल्ड वाइड। ये क्या बना, ये माय डियर फ्रेंड्स इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये आगे चल के आपका वर्ल्ड वाइड क्या बना, मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस की फाउंडेशन बना। क्लियर है? दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। एंड इन्फ्लुएंस लेटर कोड्स, इसने बाद में जाके किसको, जैसे अगर आप लोग यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड की बात करते हैं, इस तरीके के कोड्स को भी इसने इन्फ्लुएंस किया। दैट्स व्हाई ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड द गवर्नेंस रिफॉर्म इन मेनी कंट्रीज, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज के अंदर क्या हुए, गवर्नेंस रिफॉर्म्स आए, जिनकी वजह से एग्जैक्टली आप लोग क्या कह सकते हैं, बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एग्जिस्ट किया। ठीक है, तो इसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल किसका है, ये आपकी कैडबरी रिपोर्ट का इंपॉर्टेंट रोल है। दैट्स व्हाई हमें इसको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना होता है। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स ये पहला आपका कैडबरी रिपोर्ट आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल टू द पॉइंट मैं आप सभी के साथ चर्चा कर रहा हूं कि एग्जैक्टली हम लोग केवल वही उन्हीं बातों पर चर्चा करें जो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट होते हैं।